नमस्कार, मैं लिथो मोंगचांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं समाचार को विस्तार से। मनोहर लाल खट्टर के हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद राज्य के भाजपा अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को अगला सीएम नामित किया गया है। बीजेपी विधायक कृष्णलाल मिर्धा ने इसकी पुष्टि की है। इस बीच करनाल से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने कहा कि अपना मंत्रिमंडल चुनना मुख्यमंत्री का अधिकार है और वह पार्टी के परामर्श से ऐसा करेंगे। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेगी। नायब सैनी जी को किया गया। कितने बजे गवर्नर के पास जा रहे हो? देखिए अभी सभी लोग गवर्नर जी के यहाँ जा रहे हैं। तो डिप्टी सीएम के लिए कौन होगा? अभी ऐसा कुछ नहीं। और भी लोग बहुत थे, ऐसा नहीं था, तो कभी भी कोई निर्णय हो सकता है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, मनोहर लाल जी जैसा व्यक्तित्व और व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में होना असंभव सा काम है। बहुत बड़े नाम हरियाणा की राजनीति में पहले भी रहे हैं। चौधरी देवीलाल बहुत बड़ा नाम थे, चौधरी भजनलाल बहुत बड़ा नाम थे, चौधरी बंसीलाल भी बहुत बड़ा नाम रहे। लेकिन जो लाइन मनोहर लाल जी ने खींची है, मुझे लगता है उस लाइन तक पहुंचना भी मुश्किल है। जिस ईमानदारी से उन्होंने बच्चों को, युवाओं को नौकरी दी, जिस तरह सारे सिस्टम को डिजिटलाइजेशन करने की वो करी, ये मतलब एक असंभव सा काम था। आज ऑनलाइन बैठे बैठे आपको सुविधा, आप तो पत्रकार भाई हैं, आप इतने समय से इतना संघर्ष कर रहे थे। मैं समझता हूँ जितना पत्रकारों के लिए मनोहर लाल जी ने संवेदना रखी, अपनापन रखा, उससे पहले आप किसी मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। कोई एक भी ऐसा नहीं। मंत्रिमंडल में बदलाव होगा? चेहरे पर ये देखिए, ये मुख्यमंत्री जी जो अब शपथ लेंगे, उनका एकाधिकार है। वो किसको मंत्रिमंडल में रखें, किसके साथ टीम का, अपनी टीम बनाने का उनका अधिकार है और वो पार्टी की सलाह से ही बनाएंगे। ये एक सेकंड स्टेप है। अभी पहला स्टेप ये था, विधायक दल की बैठक हुई जो आपके सामने। आपका भी नाम चल रहा है, कोई नई जिम्मेवारी आपको दी जा रही है, क्या है? नहीं, मेरे से अभी तक इस बारे में, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप मेरे भाई हो, मेरे से अभी तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं। मुझे केवल इतना ही मैसेज था कि आप चंडीगढ़ पहुंचे और मैं उस नाते से अभी मैं वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह है, उसके नाते से मैंने कुछ कार्यकर्ताओं को फोन किया। 10 की 10 जीतेंगे, पिछली बार भी जीती थी। 10 की 10 आज पूरा देश राममय है। आज मोदी जी ने इस देश को इतना ताकतवर देश बनाया है और कहां तक लेके गए हैं। जैसे मनोहर लाल जी ने प्रदेश के अंदर काम, एक एग्जांपल सेट, अगर मेरे को उनके सवाल का जवाब देने देंगे तो मैं आपका शुक्रिया। हाँ बिल्कुल। तो मुझे लगता है मनोहर लाल जी ने जिस तरह स्टेट को आज पूरे हिंदुस्तान के अग्रणी स्टेटों में बना दिया और मोदी जी ने जिस तरह देश को पूरी दुनिया के अंदर। उल्लेखनीय है कि जननायक जनता पार्टी के साथ भाजपा का गठबंधन टूटने के कुछ ही घंटों बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को राज्य की मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हरियाणा विधानसभा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नेतृत्व वाली जेजेपी के 10 विधायक थे। इस पर 10 मार्च को बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। हरियाणा के हिसार से सांसद बुजेंद्र सिंह ने कहा कि वे इस गठबंधन के बारे में पिछले 1.5 साल से लगातार सार्वजनिक रूप से और पार्टी मंचों पर कह रहे हैं कि यह गठबंधन बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि जिस दिन से उन्होंने इस्तीफा दिया है, शायद उन्हें एहसास होने लगा है कि चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। ये जो अनेक कारणों में से जो एक कारण हरियाणा की राजनीति से सीधा सीधा संबंधित था, वो भाजपा और जजपा का अलायंस था। और ये बात हम पिछले करीब 1.5 साल से निरंतर पार्टी फोरम पे और पब्लिक में भी बोलते आए हैं कि ये अलायंस जो है ये बड़ा घातक है। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए, एक सरकार को चलाने के लिए बना हुआ है, लेकिन अब बहुत हो चुका। इससे आप अपना पीछा छुड़ाइए, नहीं तो ये आपको राजनीतिक तौर पर बहुत हानिकारक साबित होगा। शायद ये बात किसी को समझ में नहीं आई या जानबूझ के नहीं समझना चाहते थे, क्योंकि चली व्यवस्था एक बनी हुई थी, सब उसमें खुश थे। लेकिन उसका मेरे ख्याल से जब मैंने परसों इस्तीफा दिया, उसके बाद से शायद आभास होना शुरू हुआ कि बात तो काबू से निकल चुकी है और अब ये आपाधापी की एक स्थिति बनी हुई है जहां पे अलायंस पार्टनर से किनारा कर लिया गया है और पूरी सरकार का पुनर्गठन किया जा रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है बहुत देर हो चुकी है इसके लिए।
देखिए, पार्टी को मुझे इस पूरे घटनाक्रम से लगता है कि सच्चाई ग्राउंड पर जो वास्तविकता थी उसका आभास था, लेकिन वो उसको देखकर भी देखना नहीं चाह रहे थे। और ये परसों जो मेरा इस्तीफा हुआ है उसके बाद से मेरे ख्याल से एक क्या बोलूं, उनको शायद कुछ झटका लगा हो और जो जो तथ्य उनके पास रहे होंगे, जो सूचना उनके पास रही होगी, उस पे वो विवश हो गए कि अब उनको कोई उसके ऊपर कुछ एक्शन लें ताकि जो स्थिति जो बेकाबू हो चुकी है उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण किया जा सके और उस स्थिति से उभरा जा सके, उसका ये प्रयास है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये बहुत देर से किया गया है। अब इसका कोई ये जो भूल है इसका सुधार इस स्टेज पे अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब आप कुछ कदम आप लोग आगे बढ़ाएं और कोशिश की नहीं, पार्टी विपक्ष के नाते तो लगातार कांग्रेस पार्टी 4.5 साल से अपना काम कर ही रही है, 4.5-5 साल से। लेकिन ये जो घटनाक्रम है, ये तो जो गठबंधन और भाजपा के अंदर खुद जो एक कमजोरी आई है उसकी आज ये कह सकते हैं कि उसका पटाक्षेप हुआ है। तो फिलहाल तो जो घटनाक्रम है वो इसी ओर दर्शाता है कि आने वाला लोकसभा का चुनाव हरियाणा में जो है वो भाजपा के लिए जो वो सोचे बैठे थे या जो एक प्रचार किया हुआ था, उन्हें भी स्थिति से वो अवगत हैं। उन्हें पता है कि ग्राउंड पे, जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं है जितना वो माने बैठे हैं। नाकामी किसको देख रहे हैं सर इसमें? क्या राज्य लेवल पे देख रहे हैं या केंद्र लेवल पे देख रहे हैं? नहीं, उसमें मैं उस नाकामी को मैं चिन्हित क्यों करूं? नाकामी जग जाहिर थी। कोई बीजेपी का कार्यकर्ता, नेता, छोटा बड़ा ऐसा नहीं था जो इस गठबंधन से खुश हो। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे मैंने कहा, क्योंकि सुविधा का था, सब राजी थे उसमें तो सब राजी थे, चल रहा था, ये सोच के बैठे थे कि सब कुछ ठीक ही रहेगा। वो कहते हैं कि बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी आंखें मूंद लेता है, तो वो स्थिति बना रखी थी। वो अब पर्दा हटा है, तो आपके सामने है जो कुछ हुआ। दंतेवाड़ा जिले के बेलाडीला पहाड़ियों के पीछे जंगलों में जहां बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिला की सरहदें मिलती हैं, वहां बड़े नक्सली लीडर गैंग दादा और दिनेश मोडियम के साथ कई अन्य नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर तीनों जिलों से जवानों की टीम रवाना हुई। मौके पर पहुंचते ही दंतेवाड़ा की तरफ से जा रही टीम पर सुबह करीब 5:30 बजे नक्सलियों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हुई। जवाबी कार्रवाई में लंबे समय तक मुठभेड़ चली। खुद को कमज़ोर पड़ता देख नक्सली जान बचाकर भाग निकले। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग करने पर पीडिया पंचायत कमांडर भीमा का शव मिला और साथ में एक भरमार बंदूक, छर्रा, एक टिफिन बम, बैटरी एवं अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री मिली। मारे गए नक्सली पर दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में 2 बड़े अपराध दर्ज थे। आईजी बस्तर रेंज श्री पी सुंदराज सर, डीआईजी दंतेवाड़ा श्री कमलोचन कश्यप सर, डीआईजी सीआरपीएफ दंतेवाड़ा विकास कटेरिया सर एवं डीआईजी सीआरपीएफ बीजापुर एवं सुकमा के मार्गदर्शन में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमें सूचना मिली थी कि लगभग 150 से अधिक नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना है पुरंगेल, डोडी तुमनार, पीडिया क्षेत्र में। इसमें बड़े बड़े माओवादी जैसे एसजेडसी रैंक के लेंगू पापाराव, डीवीसी दिनेश की भी उपस्थिति की सूचना थी, जिस पर से एक संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इसमें दंतेवाड़ा से डीआरजी बस्तर फाइटर जिनको लीड कर रहे थे एसडीओपी राहुल और गोविंद, और साथ ही में सुकमा से डीआरजी की बस्तर फाइटर की टीम थी और बीजापुर से एसटीएफ की नक्सलियों द्वारा की गई, जिसमें जवाबी कार्रवाई करते हुए लगभग 15 से 20 मिनट तक मुठभेड़ चला। मुठभेड़ पश्चात वहां पर जब गश्त सर्च ऑपरेशन किया गया तो उसमें हमें एक नक्सली का शव, जिसकी शिनाख्ती के पश्चात वो पीडिया मिलिशिया सेक्शन ए कमांडर भीमा उर्फ दड़िया पुनेम है, पीडिया के ही निवासी हैं, और साथ में भरमार वेपन, एक टिफिन बम और अन्य जो दैनिक उपयोगी सामग्री है वो हमें प्राप्त हुआ। इसके पश्चात और सर्च ऑपरेशन करते करते टीम वापस सुरक्षित पहुंचे। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो भीमा पुनेम है उनके खिलाफ पूर्व से दंतेवाड़ा और बीजापुर में 2 अपराध पंजीबद्ध हैं, और मैं मानता हूँ कि ये पूरा श्रेय जो है वो फील्ड कमांडर्स राहुल, गोविंद और डीआरजी बस्तर फाइटर के जो लड़के हैं, सीआरपीएफ के जो अपने जवान हैं, उनको है कि उन्होंने सक्सेसफुली
ये ऑपरेशन को कंडक्ट किया और हमें उसमें एक सफलता भी प्राप्त हुई, क्योंकि पीडिया एक नक्सल का बेस माना जाता है, पुराना पश्चिम बस्तर डिवीज़न का। तो वहाँ पे हम लोग सुरक्षित एक सक्सेस ले पाए। इसके लिए मैं सभी को बधाई करता हूँ। मैं ये रिक्वेस्ट और आह्वान भी करना चाहता हूँ जनता से कि जो नक्सली के विकास और विचार विरोधी जो धारा है उससे छोड़कर जो शासन द्वारा सरेंडर पॉलिसी जो चलाई जा रही है और खासकर दंतेवाड़ा की जो लोन वराटू पॉलिसी है उसका लाभ लें और सरेंडर करें और मुख्य धारा में जुड़ें और अपने क्षेत्र जिले विकास के जिले राज्य के विकास में भागीदारी बनाएं। कई रेलवे परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह दिन इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। देश के युवा तय करेंगे कि उन्हें कैसे देश और रेलवे चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। का क्या हाल था साथियों, भारतीय रेल को उस नर्क जैसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए थी, वो इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। अब रेलवे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने भारतीय रेलवे को नर्क जैसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए आवश्यक इच्छा शक्ति दिखाई और रेलवे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। आज का ये दिन इसी इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। देश का नौजवान तय करेगा उसको कैसा देश चाहिए, कैसी रेल चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने सोमवार को कहा कि नागरिक संशोधन अधिनियम जो कि CAA सत्तारूढ़ भाजपा के लिए सिर्फ एक राजनीतिक उपकरण है। तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए देव ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह CAA के लिए असम में विरोध प्रदर्शनों के बारे में चिंतित नहीं है, बल्कि 6 लोकसभा सीटों पर पश्चिम बंगाल के मथुआ मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करते रहे हैं। इसलिए इस अधिनियम के परिपालन को आगे बढ़ाया गया था। हिंदू বাঙালিকে টার্গেট করে আনা হয়নি, এটা হলো বাংলার 6টা লোকসভা সিটে মতুয়া ভোটটাকে আনার জন্য করা হয়েছে। যখন CAA এর ফর্মটা বেরোবে ওইটার মধ্যে একটা কলম থাকবে যে বাংলাদেশের কোন গ্রাম থেকে এসেছেন আর 14 ডিসেম্বরের আগে কোন ডেটে এসেছেন। তো হিন্দু বাঙালিরা, যেটা হিন্দুদের জন্য বিজেপি বলছে, হিন্দু বাঙালিরা কি ফর্মে লিখে দিবে? সবাই তো NRCর ফর্ম ভরে নিয়েছে, মানে কি ওরা দাবি করছে ওরা সিটিজেন। এখন কার, আমি তো চাইছি কার রুলটা আসছে যখন হিন্দু বাঙালিরা ফর্মটা ভরবে কেউ লিখে দিবে নাকি যে আমি NRCতে মিথ্যা কথা বলেছিলাম আর এখন আমি লিখছি আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি আর বাংলাদেশের এই গ্রাম থেকে এসেছি আর এত তারিখ এসেছি, মানে ওরা কেউ অ্যাডমিট করবে ওরা ফরেনার। CAA ইট ইজ সিম্পলি এ পলিটিক্যাল টুল, এটা একটা রাজনৈতিক অস্ত্র ফর ভোট ব্যাংক পলিটিক্স। এই মুহূর্তে যদি এটাকে দেখেন আসামে আপনি আসামে আমার মনে হয় না, হ্যাঁ আমার মনে হয় না যে CAA নিয়ে, আমার মনে হয় না CAA নিয়ে অমিত শাহর আসামের কোনো হেডেক আছে। হি ইজ মোর ফোকাসড অন বেঙ্গল। মতুয়া ভোটটার উপরে এটা ইনফ্লুয়েন্স করছে। আসামে CAA এর কি ইম্প্যাক্ট পড়বে
এটা তো বাক্স খুললে বোঝা যাবে। আর আপনি আন্দোলন শব্দটা ইউজ করছেন, আন্দোলন তো বন্ধ করে দিয়েছে আসাম সরকার, বলেছে বন্ধ ডাকলে কত 1600 কোটি টাকার ফাইন দিতে হবে। আর যখন মুখ্যমন্ত্রী আসে 5 তারিখ পর্যন্ত রাস্তার পাশে কেউ দোকান দিতে পারে না, এটার ক্ষতিগ্রস্ত কে পূরণ করবে? সো সিএএ এর অ্যাকর্ডিং টু মি কি সিএএ এর উপরে দুবার ইলেকশন হয়ে গেছে, ইউ এগ্রি? সো এখন দেখার মতো হবে এটা আপার আসামে কি ইম্প্যাক্ট হয়, বড়াকে কি ইম্প্যাক্ট হয়, লোয়ারে কি ইম্প্যাক্ট হয়। বাট লেট মি টেল ইউ, ইট ইজ আ আনকনস্টিটিউশনাল অ্যাক্ট, there is no doubt about it, it is unconstitutional. আর হিন্দু বাঙালিদের আমি এই মঞ্চ থেকে একটা ছোট্ট কি বলবো একটা সাবধান করে দিতে চাই যে ফর্মটা আগে পড়বেন তারপরে ভরবেন। इस बीच सोमवार को पार्टी की बैठक के दौरान असम के करीमगंज से पूर्व सांसद राधेश्याम विश्वास तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि वह सिलचर या करीमगंज में से किस सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने सीएए नोटिफिकेशन के विरोधियों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह नोटिफिकेशन भारतीय मूल के नागरिकता पर कोई असर नहीं डालेगा और इसके विरोधी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। देश अब समझदार हो गया है कहते हुए उन्होंने कहा कि इस नोटिफिकेशन का लक्ष्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यकों को सहारा देना है। उन्होंने इसे 2019 के चुनावी वादों का पूरा होना बताया और ममता बनर्जी के विरोध को नकारा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मौजूदा समय में मुस्लिमों में विभाजन हो चुका है, जिसके कारण ममता बनर्जी चिंतित हैं। उनका दावा है कि यह कानून नागरिकता को लेकर नहीं बल्कि दूसरे देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों के लिए है। ये वह भी कहते हैं कि राजनीतिक रोटियों को छोड़कर देश हित में काम करना चाहिए। इस सीए जो नोटिफिकेशन हुआ है इसमें किसी भी भारतीय मूल का किसी भी नागरिक को कोई जाति जिस धर्म का हो किसी भी जाति का हो उसको इससे उसकी नागरिकता नहीं जाती है। जो कह रहे हैं वो भ्रमित कर रहे हैं और मुझे लगता है देश समझदार हो गया और देश के हर नागरिक को ये पता है कि ये जो है वो शरणार्थी है और मानवता के आधार पर जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से यहाँ पे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट ये आना चाहते हैं उन लोगों को ये इसका फायदा मिलेगा। और ये जिनेवा कन्वेंशन में भी है, ऐसा कोई नहीं है कि कहीं और नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार की योजनाएं जो अल्पसंख्यक होते हैं उन लोगों को दी जाती है और वो ही भारत ने किया है और वही संकल्प जो हमारा 2019 का था उसको हम लोग ने मोदी जी ने पूरा किया। ये विपक्ष के नेता है ममता बनर्जी। देखिए ममता बनर्जी इस समय जो है वो घबराई हुई है। उनका जो वहाँ पे वोट बैंक है वो भी घबराया है क्योंकि बंगाल के अंदर जो मुस्लिम है जो समाज है वो 2 गुटों में एक्चुअली बटा हुआ है। एक है जो बांग्लादेश से आ रहा है और एक जो बंगाली है। जो बंगाली जो मूल बंगाली मुस्लिम है वो तो अपने आप को मानता है, उनकी महिलाएं बिछिया भी पहनती हैं, सिंदूर भी लगाती हैं। तो ममता जी को घबराहट हो रही है इसलिए उनको बरगला रही है, उनको भ्रमित कर रही है कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि तुम लोग की नागरिकता चली जाएगी। मैं ऐसा कुछ नहीं है, ये कानून उनके लिए नहीं है, दूसरों के लिए जो बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक मुस्लिम नहीं होते हैं, बांग्लादेश से जो आते हैं वो हिंदू होते हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। बोल रहे सबकी अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे और सबकी राजनीति की रोटियां सेकने का हम लोग जवाब नहीं देते, देश के हित में काम करते हैं और काम कर रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही और सुर्खियों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।